क्लास ट्वेल्थ आज के बाद आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं और रिवीजन क्लासेस में फर्स्ट जो चैप्टर मैं लेके चल रहा हूँ वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को प्रॉब्लम भी था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो थोड़ा इसको मैं पहले स्टार्ट करूँगा और पहले स्टार्ट करके आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो जब ये आप चैप्टर पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें जो फर्स्ट पेज है इंट्रोडक्शन का, इसमें फर्स्ट पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में एक्चुअली बताया गया है कि मेंडल के टाइम पे जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते थे। ठीक है। और आज के मॉडर्न टाइम में क्या बोलते हैं। ठीक है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट अपने किए थे 1856 के टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जेनेटिक मटेरियल को फैक्टर से रिप्रेजेंट किया गया था। जेनेटिक मटेरियल को फैक्टर से रिप्रेजेंट किया गया था। और आज के टाइम पे जेनेटिक मटेरियल को हम डीएनए और आरएनए बोलते हैं। ठीक है। और जीन भी बोल सकते हैं। ठीक है। जीन, डीएनए, आरएनए ये जो है मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है। ओल्ड जो टर्मिनोलॉजी थी मेंडल के अकॉर्डिंग वो क्या था, फैक्टर था। ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन है जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। सेकंड जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और ये मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। और आरएनए जो होते हैं ये ओनली वायरसेस में एज ए जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है। आरएनए जो है ये ओनली जो है वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद से आरएनए के कुछ फंक्शन बताए गए हैं। आरएनए आप सबको पता है कि आरएनए जो है एडाप्टर की तरह भी वर्क करता है, आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है और आरएनए स्ट्रक्चरली भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। मतलब कि सेल के अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जाम्पल है आपका राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और राइबोसोम एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में आरएनए का रोल है। और यहाँ पे पर्टिकुलर जो आरएनए है वो है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। ओवरऑल आपको ये समझना है कि डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि डीएनए जो है मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में एज ए जेनेटिक मटेरियल होते हैं और आरएनए जो है वो वायरसेस में, सर्टन वायरसेस में, ठीक है, सर्टन वायरसेस में, जैसे कि रेट्रोवायरस, ठीक है, अब कोरोना वायरस, इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ठीक है। और देन उसके बाद से इस पैराग्राफ में आरएनए के कुछ एसेसरी फंक्शन डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, एडॉप्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है। एडॉप्टर की तरह वर्क करता है, एडॉप्टर देखो यहाँ पे मेंशन है, और ये स्ट्रक्चरली भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। देन इसके बाद से ये जो लास्ट में कुछ लाइंस दिए गए हैं, यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा का कुछ ओवरव्यू दिया गया है। सेंट्रल डोग्मा में जो इवेंट्स होते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये सारे इवेंट्स का एक ओवरव्यू दिया गया है। उसके बाद से जो है बताया गया है कि जब आप डीएनए और आरएनए की नॉलेज आपको हो जाती है, ठीक है, और मतलब उनके बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन की जब नॉलेज हो जाती है आपको, तब आपका जो स्टडी का जो तरीका होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और आज के टाइम में हम डीएनए और आरएनए लेवल पे मोस्टली हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये जो एरा है, ये जो एरा एक यूनिक एरा है, और इसमें जो हम इस एरा को हम एक नाम देते हैं, वो क्या देते हैं, न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स। क्या देते हैं, न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स, जिसमें हम हर एक टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, डीएनए लेवल पे, आरएनए लेवल पे या जीन लेवल पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ऐसे आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप ट्वेल्थ का जो भी लेक्चर्स बने हैं आपका, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के जो भी लेक्चर्स आपके वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं उसका रिवीजन करिए। ठीक है। और रिवीजन करने के बाद से आप फिर जो है क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है। अभी जो मैं आपका रिवीजन क्लास का वीडियो बना रहा हूँ ये मैं ओवरव्यू की तरह बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन में थोड़ा फास्ट चलेगा। ठीक है।
मतलब जो नॉर्मल क्लासेस होते हैं वैसा एग्जैक्टली नहीं होगा आपका, ये थोड़ा फास्ट होगा। इसमें मेन मेन पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा और फिर उसके बाद से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। हाँ, देन अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ है द डीएनए, और यहाँ पे फर्स्ट लाइन है डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। दैट मीन्स कि ये मोनोमेरिक यूनिट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा, और इसी का रिपीटिशन जब होता है, रिपीटिशन को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन होने के बाद से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। और ये जो डीएनए है, ये डीएनए जो है आपको मैंने बताया कि मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में एज ए जेनेटिक मटेरियल होते हैं। सर्टन ऐसे वायरसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे 5 × 174, ठीक है, ये एक बैक्टीरियोफेज का नेम है, ठीक है। ये एक बैक्टीरियोफेज है। इस बैक्टीरियोफेज में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल है बैक्टीरियोफाज लैम्डा का। यहाँ पर 48,502 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। और देन उसके बाद से इस्चेरिशिया कोलाई है। इस्चेरिशिया कोलाई को आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ई कोलाई, और ई कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स हैं, ठीक है। देन हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। तो ये आपका हैप्लॉइड सेल के बारे में डिस्कस कर रहा है। हैप्लॉइड सेल्स में ये बेस पेयर्स होते हैं, इसको लर्न करना होगा। यहाँ दो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि आप देख रहे हो कहीं कहीं पे न्यूक्लियोटाइड मेंशन है और कहीं कहीं पे बेस पेयर मेंशन है। तो बेस पेयर जहाँ पे भी मेंशन होगा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, और जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मेंशन होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ये जो बैक्टीरियोफेज 5 × 174 जो है, ये एक बैक्टीरियोफेज है, और इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड ऑलवेज होगा। जब भी आपको बीपी दिख जाए, बेस पेयर दिख जाए, इसका मतलब क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। एक और पॉइंट है कि जब यहाँ पे डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए मेंशन कर देंगे तो ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी 6.6 × 10⁹ बेस पेयर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि डिप्लॉयड सेल्स में जो है डीएनए कंटेंट जस्ट डबल होता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट जो है आपका है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सारा पार्ट मैं ऑलरेडी क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड जब आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और फिर उनमें बॉन्डिंग कैसी होती है, ठीक है, क्या ऑर्डर होता है, कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आप चाहो तो इस चैप्टर का जो वीडियो लेक्चर है आप इसको देखकर और ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको क्लास 11th में बताया है, बट यहाँ पे मैं एक बार फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे करना क्या है कि आपको कंपोनेंट्स ध्यान देने की, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स अगर आप डीएनए की बात कर रहे हैं या आरएनए की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कंपोनेंट की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। और दो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ये अटैच होते हैं, बॉन्ड कौन सा होता है, जैसे कि बॉन्ड आपको पता है कि 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और जब फॉस्फेट शुगर से अटैच होता है तो फॉस्फेट ऑलवेज कार्बन नंबर 5 पर अटैच होता है, और जब नाइट्रोजनस बेस शुगर से अटैच होता है तो वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देने होंगे, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं तो कौन कौन सा ग्रुप जो है वो लिंक होता है, ठीक है। इसके लिए आपको नेक्स्ट पेज पे आना होगा। नेक्स्ट पेज में आप जब डायग्राम ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया है इसने, कोई बात नहीं, हम लोग सीधा करके देखते हैं इसको, ठीक है। ये आपका ये नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, नंबरिंग इधर से होगी, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन है, ठीक है।
तो आप देख सकते हो कि 5 नंबर कार्बन ये है और फर्स्ट नंबर कार्बन ये है, और फर्स्ट नंबर कार्बन से जो है नाइट्रोजनस बेस लिंक है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब आप दूसरा न्यूक्लियोटाइड देखेंगे तो यहाँ पे फिर से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर कार्बन, फोर्थ नंबर कार्बन और फिफ्थ नंबर कार्बन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का शुगर है ये अटैच हो रहा है सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के शुगर से, तो कौन कौन सा पोजीशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका पोजीशन थर्ड, मतलब कार्बन नंबर थर्ड इन्वॉल्व हो रहा है, और इसका कार्बन नंबर 5 इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बॉन्ड का जो ऑर्डर है, बॉन्ड का जो नेम है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। वैसे भी जो मैंने आपको बुक रिकमेंड कर रखा है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, उसमें ऐसे बहुत सारे, मतलब इस टॉपिक पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम मैंने अभी आपको शो किया उसी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है, आप जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और नहीं समझ में आता तो आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिए ध्यान से, ठीक है। वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, अगर कोई बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो आप वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, और आपने नोट्स भी बनाया है, ठीक है। जो भी आपके रूटीन क्लासेस हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने नोट्स भी बनाया है, तो नोट्स अगर बनाया है तो नोट्स का भी रिविज़न कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जैसे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या डिफरेंस होते हैं, किसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, किसमें जो है फॉस्फेट साथ में होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप फोकस करके एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस की टाइप्स भी पढ़ेंगे, प्यूरिन, पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन में 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं और पिरिमिडिन में सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप क्लास 11 के नोट से भी आप रेफर करके समझ सकते हैं, और मेरा वीडियो लेक्चर भी देख के आप समझ सकते हैं क्लास 12 का, ठीक है। देन उसके बाद से जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में ये डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से जो है आरएनए जो है वो अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू डीएनए, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं इलेबरेट कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़े बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है। आपको मैंने कई बार शुगर का डायग्राम बना के बताया है, ठीक है। जब आप शुगर का डायग्राम बनाएंगे और वो भी डीएनए और आरएनए दोनों का, तो उसमें जो बेसिक डिफरेंस दिखेगा आपको, वो डिफरेंस कहाँ पे दिखेगा, कार्बन नंबर सेकंड पे। कार्बन नंबर सेकंड पे अगर OH है तो ये शुगर कौन सा होगा, राइबोज शुगर होगा, राइबोज शुगर होगा, और कार्बन नंबर सेकंड पे, ठीक है, ये सेकंड कार्बन है ना, यहाँ पे H होगा तो ये कौन सा शुगर होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा, ठीक है। तो जब OH होगा यहाँ पे तो आप सबको पता है कि OH क्या होता है, रिएक्टिव होता है, क्या होता है, ये रिएक्टिव होता है, और H जो होता है वो कंपैरेटिवली जो है लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो चीज़ रिएक्टिव होती है वो क्या होती है, वो अनस्टेबल होती है, क्या होती है, अनस्टेबल होती है, और जो रिएक्टिव नहीं होगी वो क्या होगी, स्टेबल होगी, वो क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। तो ये जो शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये कहाँ पे होगा, ये डीएनए के अंदर होगा, ठीक है। ये कहाँ होगा, डीएनए में, और ये जो शुगर होगा ये आरएनए में होगा, ठीक है। तो डीएनए का जो शुगर है वो क्या है, स्टेबल है, इसलिए डीएनए क्या है, स्टेबलाइज है, और आरएनए का जो शुगर है वो क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए क्या है, आरएनए अनस्टेबल है, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप देखो, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज ए एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट ए कार्बन नंबर सेकेंड, ठीक है, पोजीशन इन द राइबोज, राइबोज इज शुगर, ठीक है। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, ठीक है। एक पॉइंट और दिया गया है कि आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है, और डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है, ठीक है। तो आरएनए में जो यूरेसिल है वो क्या करता है, वो भी अनस्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एनसीईआरटी ने थाइमिन का जो है केमिकल नेम यहाँ पे मेंशन कर रखा है 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। तो इसको भी लर्न करना है, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। तो अनस्टेबिलिटी की और स्टेबिलिटी की बातें हो गई डीएनए और आरएनए में, और इसके बाद से हम लोग आएंगे हिस्ट्री वाले पार्ट में। यहाँ पे हिस्ट्री पार्ट डिस्कस है, ठीक है। आप सबको मैंने बताया था कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मेंशन है, और इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड किया था फ्रेडरिक मिशर ने,
ठीक है। उसके बाद से जब आप आगे आएंगे तो ये बताया गया है कि इसका जो नेम है, फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए को स्टार्टिंग में क्या बोला था, न्यूक्लिन बोला था, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो डीएनए और आरएनए है उन दोनों को हम फ्रेडरिक मिशर के अकॉर्डिंग हम न्यूक्लिन नेम से जानते हैं। बट जब काफ़ी टाइम निकल गया उसके बाद से नेम चेंज हो गया, इसके बाद जो है नेम हो गया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड किसने नेम दिया था, आल्टमान ने दिया था, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड नेम किसने दिया था, आल्टमान ने दिया था, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड नेम किसने दिया था, आल्टमान ने। किसको दिया था, डीएनए और आरएनए को। और जब फ्रेडरिक मिशर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो न्यूक्लिन नेम है, ठीक है। उसके बाद से फिर डिस्कस किया गया है यहाँ पे इस पैराग्राफ में कि वाटसन क्रिक मॉडल जो दिया गया है उस मॉडल के देने में कौन कौन हेल्प किया था, विल्किंस ने हेल्प किया था और फ्रैंकलिन ने हेल्प किया था। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने हेल्प किया था। और साथ ही साथ इरविन चागाफ का जो रूल्स था वो भी हेल्प किया था वाटसन क्रिक मॉडल को प्रिपेयर करने में। और जब विल्किंस और फ्रैंकलिन ने जब दिया डेटा, किसको दिया, वाटसन और क्रिक को दिया, और उस डेटा से फिर मॉडल प्रिपेयर किया, तो उस डेटा को प्रिपेयर करने के लिए जो है किसका यूज़ किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन टूल्स का यूज़ किया गया था, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन टूल एक था, एक जैसे कि माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। सिमिलरली एक नया इंस्ट्रूमेंट होता है, एक अलग एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज़ किसने किया, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने किया। और फिर उसके बाद से डीएनए का एक डेटा प्रिपेयर किया, थ्योरेटिकल डेटा एक प्रिपेयर किया। उस डेटा को किसको दिया, वाटसन और क्रिक को दिया। और वाटसन क्रिक ने उस डेटा को रीड करके और फिर जो है डीएनए का मॉडल बनाया। और साथ ही साथ एरविन चागाफ का जो कॉन्सेप्ट था, उनका जो रूल्स था, उस रूल्स को भी यूज़ किया वाटसन क्रिक मॉडल को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ की बातें होंगी। देन इसके बाद से जो है आगे जो डिस्कस है वो आपका वही चीज़ डिस्कस है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 11th में भी और 12th में। वाटसन क्रिक मॉडल के बारे में बताया गया, डिटेल उसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जो आप क्या करेंगे, आप लेक्चर से रिवाइज कर लेंगे या नोट्स से रिवाइज कर लेंगे या क्लास 11th का जो भी नोट्स आपका होगा उससे रिवाइज कर लेंगे, तो ये सारा पॉइंट्स वहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये पेज कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद से जब यहाँ पे आओगे आप यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल डोग्मा का ओवरव्यू दिया गया है, ठीक है। आप सबको पता है कि सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। और डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये जो पूरा का पूरा आपका स्टेप है, ठीक है, ये मैंने कई बार क्लास 11th में और 12th में डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो कि एडेनिन जो है ऑलवेज जो है बॉन्डिंग करता है किसके साथ, थाइमिन के साथ। और गुआनिन ऑलवेज बाइंडिंग करता है साइटोसिन के साथ साथ, ठीक है ना, साइटोसिन के साथ बाइंडिंग करता है, ठीक है। ये डीएनए के केस में होता है, ठीक है। बट आरएनए में जब जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वहाँ पे अगर बाय द वे अगर आप टीआरएनए में फोकस करिए तो टीआरएनए में कुछ जगह पे बेस पेयरिंग होते हैं, ठीक है, कुछ जगह पे बेस पेयरिंग होते हैं। और वहाँ पे बेस पेयरिंग में एडेनिन यूरेसिल के साथ बॉन्डिंग करता है आरएनए के केस में, ठीक है ना, आरएनए के केस में। एक और चीज़ है कि एक नया पॉइंट है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। वहाँ पे क्या आपको समझना है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा में स्टोरी स्टार्ट होती है आरएनए से, ठीक है। आरएनए से पहले बनता है सी डीएनए बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सी डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ठीक है। और एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और डीएनए से डीएनए भी बनता है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या आपका है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा है, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, रेट्रोवायरस में होगा। कहाँ पे होगा ये, रेट्रोवायरस, जैसे कि एचआईवी वायरस, ठीक है। जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने प्रोसेस को बोलेंगे आप
ट्रांसलेशन, क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स सेंट्रल डोग्मा है और ये HIV के केस में मिलेगा, कोरोना के केस में मिलेगा, कोरोना वायरस के केस में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है जब आपको लेक्चर्स मैंने दिया था मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो वहाँ पे डिस्कस किया था। एक बार आप मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की वीडियो लेक्चर्स देख लो या अपने नोट्स को देख लो, ठीक है। तो आई थिंक सारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को करना है कि यहाँ तक जो भी आज थियरी हम लोगों ने देखा, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है।